अरविंद केजरीवाल का खासम खास मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। रास्ता है जब सेशन से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले में 5 लोगों को दोषी करार दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद जो बयान सामने आ रहे हैं वो आप सुनिए। दोषी ठहराए जाने के बाद ताहिर हुसैन न्याय न होने और खुद को बेगुनाह बताने की बात कर रहा है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ताहिर को लेकर केजरीवाल पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने भी नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ न्याय की दिशा में बड़ा कदम है या फिर एक बार फिर दिल्ली दंगों की राजनीति को हवा देने वाला मोड़ है। आज इसी बड़े सवाल पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से धनंजय गिरी हमारे साथ आ गए हैं, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम से आदिल हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट असद अब्बास भी जुड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से वकील शेखर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन के पास जाना चाहूंगी। आदिल हसन जी, कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे कि नाम ताहिर है इसलिए ये जो कुछ हुआ है वो हुआ है, कपिल होता तो ये शायद ना होता। पहले तो मुझे ये बताइए, आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए मैम, अभी भी इंडियन जुडिशरी पर विश्वास करते हैं। कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए बोले तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने कुछ ऐसा वाकया घट रहा है। एक मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में 14 लोगों को किया, उस जज साहिबा को इतना उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी लिखा, लेकिन कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया। कोई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। तो विश्वास लोग का जुडिशरी में बचा है, क्योंकि हर जगह एग्जीक्यूटिव कंप्रोमाइज दिखता है, जो लेजिस्लेटर कंप्रोमाइज दिखता है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मीडिया पे भी वो विश्वास नहीं है। मीडिया ने भी जो रोल अदा किया वो काबिले तारीफ हर जगह नहीं है। अभी भोज के मुद्दे पर देख लीजिए, जो जज साहब ने फैसला दिया, उनके बेटा को स्टैंडिंग काउंसिल में दिया। आप ही ने देखा कि हाई कोर्ट के जज दिल्ली में है, उनके बेटा बेटी को स्टैंडिंग काउंसिल में दिया जा रहा है। खुद अरुण जेटली ने कहा था कि हाँ, जज जुडिशरी को इस मामले की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इस मामले में जो बयान दिया है इमरान मसूद ने, बेशक वो कांग्रेस पार्टी के है, लेकिन मैं सवाल आपसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जिक्र कर दिया। अगर वो ये कह रहे हैं नाम कपिल होता तो सजा कुछ और होती, नाम ताहिर है तो सजा कुछ और है, मेरा सवाल इस बात पर है, धर्म के आईने में न्याय को कब से जज किया जाने लगा इस देश में? मैम होता है, मैम आप ही बोलिए। प्रज्ञा मैम सुनिए, बोलने दीजिए, आप बुलाई हैं तो बोले, अब आप ही बोलिए। ये सूर्या मैथिल बीजेपी का है, बीजेपी से वार्ड काउंसिलर चुनाव लड़ा, आप इसको राजनीतिक विश्लेषण पे बैठाई दिए। ये हमेशा बोलेगा तो बीजेपी का ही बोलेगा। आप ही देख लीजिए अपने पैनल में, ये आदमी बीजेपी का है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ा है। आदिल हसन जी, आप अपनी बात करिए ना सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। जिस समय सूर्या मैथिल बोलेंगे वो अपने विषय पर बात करेंगे। और मुझे बताइए, अगर बीजेपी की ऑफिशियल पोस्ट उनके पास नहीं है तो मैं कैसे उनको बीजेपी नेता बोल दूं? राजनीतिक विश्लेषक किस आप पैनल पर जो दूसरे लोग हैं उन पे मत जाइए ना। जो सवाल आपसे पूछा आप उस सवाल पर बात करिए। आपके पास तो बात करिए सर। आदिल हसन जी, मैंने सबसे पहला अवसर आपको दिया है, डिबेट आपसे ओपन हुई है आज, आपसे डिबेट ओपन हो रही है सर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब मैं आपसे डिबेट ओपन कर रही हूँ, पहला अवसर आपको बोलने का दे रही हूँ, तो कुछ बड़ी बात करिए, बड़ी बात करिए। ठीक है, नहीं करिए, आप शेखर कुमार जी, ठीक है सर, ओके। शेखर कुमार जी, न्याय को कब से इस नजरिए से लेके जाने लगा कि नाम ताहिर होगा तो सजा कुछ और होगी और नाम कपिल होगा तो सजा कुछ और होगी? और इसी देश की राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टी में जनता से चुनकर आए हुए सांसद ये बयान दे रहे हैं सर। शेखर कुमार जी। मीनाक्षी जी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगे दिल्ली में हुए, इसमें 53 लोगों की जान गई। अब ये दंगा किसी समुदाय विशेष को लेकर टारगेट किया गया या नहीं, ये इस बात से पता लगता है कि मृतक जो थे उनकी संख्या में 40 मुस्लिम थे, 12 हिंदू थे और 1 पुलिस वाला था। और इस दंगे में जो अरेस्टिंग हुई वो लगभग 1400 लोगों की हुई, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। आज जब 109 टोटल 695 मुकदमे
दर्ज हुए, इनमें से 109 मुकदमे जजमेंट तक पहुंच गए। अब यहाँ पे बहुत मजे की बात है कि इन 109 में से 90 मुकदमों में एक्विटल हो गया। और एक्विटल क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट ने कहा पूरा ये शॉडी इन्वेस्टिगेशन है, चीजों को, तथ्यों को पुलिस ने जानबूझ के वहां ढंग से पेश नहीं किया, और 19 केसेस में कन्विक्शन हुआ। आज मामला ये है कि इस पे अभी मैं सुन रहा था, गौरव भाटिया जी का बयान आया कि अरविंद केजरीवाल का साथी था, उसकी पार्टी से वो क्या कहते हैं पार्षद था। तो एक बात बताइए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया, तो बीजेपी को कोई घूसखोर थोड़ी कह सकते हैं। अगर रेप किंग प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी से चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री ने हाथ उठाया, तो क्या भाजपा को बलात्कारी पार्टी कह देंगे? क्या धाकड़ की वजह से कह देंगे? तो इस तरीके से राजनीतिक फायदा जो उठाने की ये कोशिश कर रहे। और रही बात कि कपिल नाम होता तो क्या हो, तो कपिल मिश्रा नाम तो आया था, या कपिल मिश्रा का नाम नहीं आया था इस केस में? और जस्टिस मुरलीधर ने तुरंत जैसे कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की बात कही, उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये जो चीज है, जो शॉडी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को, अब चाहे वो हिंदू उसके वजह से बचे या मुसलमान बचे, जो भी दंगाई था वो अगर बचा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसको रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस? ठीक है, वो अमित शाह जी को करती है। इस बात की जिम्मेदारी की 109 मुकदमे जो फैसले पे पहुंचे, उनमें से 90 में एक्विटल, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बड़े सवाल यहाँ पर शेखर कुमार जी ने खड़े किए हैं। बड़े सवाल यहाँ पर शेखर कुमार जी ने खड़े किए, और ये जो सवाल हैं, ये सवाल पूरे तर्कों के साथ है, तथ्यात्मक सवाल हैं ये। और धनंजय गिरी जी, बहुत सारी फिंगर्स पॉइंटेड हैं। आपके नेता भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं सर, कोर्ट से अगर एक मामले का ट्रायल चला, उस ट्रायल के दौरान कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी उठे, और एक ऐसा मामला था जिसमें कम से कम मिसाल कायम होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी, सबूतों के लिहाज से भी, और अंकित जो मारे गए उनको लेकर कितनी बड़ी राजनीति उस समय पर भी हुई, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन उसके बावजूद आज फिर सजा के वक्त पर बयानबाजियां हो रही हैं, नाम को लेकर, धर्म को लेकर, दंगों को लेकर। केजरीवाल का दाहिना हाथ है ताहिर, ये बताया जा रहा है आपके नेताओं की तरफ से। मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिसको सजा हुई है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपके राजनीतिक घेराबंदी का उनके भीतर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि निर्लज्जता की और बेहयाई की और बेशर्मी की इंतहा देखिए कि जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ, और कह रहे हैं कि उसका नाम कपिल होगा, कपिल कहेगा बम बम तो लोग कहेंगे हरा हरा बम बम, और अगर ताहिर हुसैन आदिल खान कहें, आदिल हसन कहते बम बम, तो लोग भाग जाएंगे, पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा। कौन सी नियति किया है, कैसे अपने आप को अपने खड़ा किया है, किस ढंग की सोच से खड़ा हुआ है। 26 फरवरी 2020 को जिस आईबी अधिकारी का शव चांदबाग के नाले से बरामद होता है, उनके पिता एफआईआर कराते हैं, ताजिर हुसैन के मकान से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फायरिंग मामले में 11 को आरोपी बनाया जाता है। और खुली आंखों से जो दिख रहा है ताहिर हुसैन बमबाजी करते हुए, पिस्तौल चलाते हुए, लहराते हुए, और बेशर्म नंगई ये है कि उसको भी कवर किया जा रहा है। इस देश में, इस मुल्क में सियासत की नंगई इस हद तक आ गई है कि उसको भी कवर किया जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बेशर्मी की इंतहा देखिए कि जो पढ़े लिखे खुद को वकील बता रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन किस पार्टी का सांसद है, कौन किस पार्टी का सांसद नहीं है। किसी अलायंस पार्टी के सांसद को, अरे नीचता की हद तक जाइए। काला मत करिए, ठीक है शेखर कुमार जी, रिस्पॉन्ड करिए सर 30 सेकंड्स में। मन तो काला मत करिए। ठीक है धनंजय गिरी जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मुझे आपके पॉइंट्स पर जवाब देना है सर। आपने जरूरी सवाल उठाए, जवाब देना है उस पर। शेखर कुमार जी बोलिए। जी मीनाक्षी जी, मेरा ये कहना है कि अगर ये ताहिर हुसैन जो उस टाइम आम आदमी पार्टी का सदस्य था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धाकड़ भाजपा का नेता था नहीं, कुलदीप सेंगर भाजपा का नेता था नहीं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो घूस लेते, आपकी घूसखोर पार्टी है, आप मानते हो, आप मानते हो। ठीक है, आज के विषय पर भी रहना होगा, क्योंकि पुरानी फाइलें खोलेंगे तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। और मैं ये दोनों दलों से, मैं बीजेपी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। असद अब्बास जी, आपके रिमार्क सर। असद अब्बास जी। मीनाक्षी जी, मुझे एक बहुत बेहतरीन शेर याद आता है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था,
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जनाब बता रहे थे कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के थे, जब उनपे ये इन्वेस्टिगेशन चला तभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस है उसके हिसाब से जो भी अगर वो गलत पाए गए उनको सजा होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्या आपको पता है कि ये मुस्तफाबाद से AIMIM के टिकट पे लड़ रहे थे। AIMIM जो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। तो ये सवाल आप पे आता है धनंजय साहब। और एक बात बता दूं, अगर कोई मेरे मुल्क के खिलाफ काम करता है, ताहिर हुसैन हो या कपिल हो, जो कोई भी हो, उसको सजाए फांसी होनी चाहिए। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जो देश के खिलाफ काम करता है, जो भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाता है, उसके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी न्यायालय का जो भी वर्डिक्ट होगा उसको हमें उसका पालन करना चाहिए। देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, खत्म करने दीजिए। मीनाक्षी जी, इस मुल्क में मक्कारों की कोई कमी नहीं है, मुनाफिक और मक्कारों की इस मुल्क में कोई नहीं, लेकिन वो तो बता रहे हैं ना, ताहिर हुसैन की बात यहाँ पर हो रही है। वो कह रहे हैं ना कि जब आरोप लगे और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पार्टी से बाहर कर दिया था, निलंबित कर दिया था ना ताहिर हुसैन को। तो ये कहना कि वो दाहिना हाथ है ताहिर हुसैन उनका, ये जो इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं सर, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो इस देश में किस तरह की लकीर खींच रहे हैं, ये सवाल है। न्याय व्यवस्था पर किसी को भरोसा है इस देश में या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ धनंजय गिरी जी। देखिए, लॉ ऑफ लैंड अगर कहीं है तो यही है, अगर डेमोक्रेसी कहीं है तो यही है। और जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांट दिया, वो आकर के कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ होगा। अरे हम मैं नहीं कहते, तो अल्लामा इकबाल ने कहा है। आप कत्लो गारत की आज बात कर रहे हैं, कत्लो गारत के पैसे मंजर करके जिस धर्म ही खड़ा हुआ है, जो जिसकी नींव ही कत्लो गारत है, और मैं नहीं कर रहा हूं अल्लामा इकबाल के साथ। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। तकबीर के साथ, ये तो मीनाक्षी जी, नाराए तकबीर के साथ, मीनाक्षी जी, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? काट दिया जिसका पैसा मंजर करना, फिर वही बात है सर, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। धनंजय गिरी जी, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। दिल्ली दंगों की बात हो रही है सर, दंगों में लोगों का घर जला है सर, लोगों ने जान गंवाई है। मैं चाहूंगी सभी से कि आप प्लीज गंभीरता के साथ बात करिए, इस मसले की गंभीरता को समझिए। इस तरह की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। आज के विषय में बात होगी, आज के मुद्दे पे बात होगी, ठीक है। सूर्या मैथिल जी, हाँ एक सेकंड, सूर्या मैथिल जी की एक बार रिमार्क सुना, उसके बाद बाकी मैं मान पाऊंगी, ठीक है। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल सर आ रही हूँ सर जी, एक सेकंड आ रही हूँ। आदिल जी आपके पास भी आऊंगी। सूर्या मैथिल जी बोलिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को, सभी फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब पहले तो मैं यहाँ एक चीज करेक्ट कर दूं, जो कि आदिल हसन ने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निगम का चुनाव लड़ चुका हूं, तो ये सरासर गलत बात है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदिल हसन, अगर मैं वहां पर पहुंच जाता निगम का चुनाव लड़के, तो शायद ऐसे गद्दारों को जमीन में गाड़ दिया होता। चलिए इससे आगे निकलते हैं हम। अभी मैं आपको ना कुछ सूर्या मैथिल जी, मैं एक सेकंड के लिए टोकूंगी सर, मैंने एक बार पहले भी आपको टोका था। प्लीज सर, ऐसी शब्दावली मैं नहीं चाहती टीवी की डिबेट में इस तरह की भाषा का प्रयोग हो। आप लोग जब आपस में मिले बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हो, वहां आप जैसे मर्जी बात करिए, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। टीवी पर बैठे हैं तो किसको कहां गाड़ देंगे, इस शब्दावली को मैं एनडीटीवी के मंच पर 3 का तरकश दोपहर 3 बजे की अपनी डिबेट में, जिसको मीनाक्षी खंडवाल होस्ट कर रही हैं, मैं इस भाषा को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करने दूंगी। आप प्लीज सभ्य भाषा में बात करिए। सूर्या मैथिल, मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे अगर राष्ट्रीय चैनल पे बैठे तो कुछ तथ्यों के संग बैठना चाहिए, झूठे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम आ जाते हैं ताहिर हुसैन के ऊपर, जिसके ऊपर सारी चर्चा हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर गौरव भाटिया ने दिखाई थी, और दूसरी तस्वीर मैं यहाँ दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये जो है, ये कितनी मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल ये दंगाई ताहिर हुसैन के संग खड़ा है। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने कि आईबी के एक अधिकारी अंकित शर्मा को लगातार 52-51 बार खंजर से घोंपा और उनको हत्या की। अभी ये तो कह रहे थे ना कि उसका नाम ताहिर हुसैन है इसलिए उसको सजा हो गई, वरना सजा नहीं होती। तो जरा इनसे पूछिए, इनके लिए तो बुरहान वानी, जाकिर मूसा, रियाज नाइकू, सब्जार भट्ट, जुनैद सराई, मजीद जरगर, वसीम शाह, आदिल शेख, बसीत अहमद डार, सद्दाम पदेर और नदीम जट भी
भटके हुए नौजवान ही हैं। ये नाम जो मैंने लिया वो सर्टिफाइड आतंकवादी है, जिनको कि भारतीय सेना ने कुत्ते की मौत मारा। इन लोगों के लिए वो भी भटके हुए नौजवान हैं। यहां जो बैठे हैं इन लोगों के लिए केवल मुसलमान होना ही काफी होता है, चाहे वो कोई हत्यारा ही क्यों ना हो, बलात्कारी क्यों ना हो, आतंकवादी आदिल हसन जी बोलिए। हाँ क्यों ना। ठीक है आदिल हसन जी। लेकिन ठीक है ये यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि इस संविधान ने इतनी शक्ति दी है इन लोगों को कि ये आंख में आंख डाल के हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है सूर्या मैथिल जी, आपने एक फोटो दिखाया, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब इस देश में अगर फोटो दिखाकर किसने किसके साथ तस्वीर खींची हुई है, उन तस्वीरों के आधार पर आप किसी के चरित्र पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके बैकग्राउंड पर टिप्पणी करेंगे सर, फिर बहुत तस्वीरें निकलेंगी, फिर ये एक अंतहीन सिलसिला है। मैं बात कर रही हूँ कोर्ट के फैसले पर। सबसे ऑथेंटिक तो इस देश की जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसने जो कहा है उस पर बात की जाएगी ना सर। तस्वीरों को क्या सबूत की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आदिल हसन जी? ठीक है आदिल हसन जी, मैं इस बात पर हैरान हूं सर कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इस बात को भी इफ बट और डिस्क्लेमर के साथ अभी किया जा रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं। इसलिए किया जा रहा है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ। 5 साल से जेल में है, ट्रायल नहीं हुआ, बेल रूल है, बेल नहीं मिला। आप देखिए मैडम, ये देखिए कपिल मिश्रा जो इनका मंत्री है वो ताहिर के साथ है, उसका ऑफिस चलता था। ताहिर के यहाँ देखिए उसका फोटो, ताहिर के यहाँ ऑफिस चलता था, उस वक्त इनका रिश्तेदार था। दिखाइए, बहुत बढ़िया। ये जो दोनों तस्वीरें आप दोनों लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हुआ आप दोनों ने तस्वीरें एक टाइम पर दिखाई ताकि दर्शकों के सामने भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नहीं दिखाइए सूर्या मैथिल जी, तस्वीर दिखाइए, बहुत बढ़िया है। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। आप अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर, एक सेकंड, आप अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर आदिल हसन दिखा रहे हैं कपिल मिश्रा के साथ, कैबिनेट में मंत्री हैं। अब देख लीजिए, आप 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल के साथ ताहिर हुसैन की तस्वीर होना और फिर कपिल मिश्रा के साथ ताहिर हुसैन की तस्वीर होना, फिर क्या फर्क है? अगर आप फिर अरविंद केजरीवाल के लिए जो बात कह रहे हैं तो फिर वो कपिल मिश्रा पर भी फिट होगी ना सूर्या मैथिल जी। फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों बताए जा रहे हैं? इसी बात का मैंने जिक्र किया था। तस्वीर दिखाएंगे, 25 तस्वीरें और आ जाएंगी। बताइए क्या फर्क है? ठीक है बताइए। हाँ बताइए सूर्या मैथिल जी, क्या फर्क है बताइए? कपिल मिश्रा की तस्वीर और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर में क्या फर्क है बताइए मुझे। ताहिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से नगर निगम में नहीं पहुंचा था। ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी का। आप ये बताइए कपिल मिश्रा के साथ किस कैपेसिटी में फोटो है ताहिर हुसैन की, ये बताइए ना। नेताओं के रूप में शुमार होता था। ताहिर हुसैन की फोटो कपिल मिश्रा के साथ किस कैपेसिटी में है, ये पूछ रही हूँ मैं। अभी अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, आप मैंने क्या कहा, कपिल मिश्रा के बारे में बात करिए। किसके सिंबल पे चुनाव लड़ा था मीनाक्षी जी? आप बताइए किसके चुनाव, कौन चुनाव प्रचार करने आया था? अरविंद केजरीवाल करने आए थे ना, मनीष सिसोदिया करने आए थे ना, संजय सिंह करने आए थे, उन्होंने जिसको मंत्री बनाए गए हैं अभी। अरे भैया, कपिल मिश्रा ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था क्या? देखो एकदम किया था चुनाव प्रचार, एकदम किया था। भांग खा के आए हो क्या? एकदम किया था। गांजा पी के आए हो? एक सेकंड, ठीक है, चैनल पे क्या बोल रहा है इसका देख लीजिए। डिबेट में आराम से बात होगी। क्या बोल रहा है अपने शब्दों को, एक सेकंड वेट करिए, केयरफुली प्लीज। अपने शब्दों का चयन ढंग से करिए, और अगर ढंग से बात नहीं करेंगे सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ढंग से टीवी पे बात नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, इस तरह के शब्दों से बात नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी इस तरह से बात। आराम से बात की जाएगी, ठीक है, आराम से बात होगी। धनंजय गिरी जी, 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। धनंजय गिरी जी, आदिल हसन ने दिखाई है कपिल मिश्रा की फोटो ताहिर हुसैन के साथ, और सूर्या मैथिल जी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ है। अभी 2 घंटे पहले का अरविंद केजरीवाल का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया था। सर, पार्टी से निकाल दिया था, ये एक्शन क्या बीजेपी के लिए काफी नहीं है? जो घटना 6 साल पहले हुई, अब उस पर फिर से राजनीति होगी कोर्ट के फैसले के बाद, वही राजनीति होगी जो 6 साल पहले हुई। दंगों के लिए, दंगों के कष्ट के लिए, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए कोई तकलीफ किसी के दिल में है या नहीं इस देश की राजनीतिक पार्टियों में? धनंजय गिरी जी। मीनाक्षी जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी तस्वीर किसके साथ है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन किसके साथ खड़ा दिखा सामाजिक तौर से, और जब किसी के अंदर कोई दोष पाया गया, कोई दोष सिद्धि हुई, उसके बाद उसकी तरफदारी अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो बहुत दोषी है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ इस देश में तो ऐसा भी हो चुका है कि मैडम साहिबा गई बाटला हाउस इनकाउंटर में, और दिग्विजय सिंह ने कहा है
कि मैडम की आंखों से आंसू आ गए। आतंकवादियों के साथ हुई घटनाओं को इस देश ने ये भी देखकर देखा इस कि देश होम के मिनिस्टर को ऐसी तड़ीपार स्थिति नहीं किया है, है, ऐसे देश के नहीं, अमित शाह इस को तरह की तड़ीपार नहीं। किया गया, ये भी देश ने देखा है। इस देश ने वो भी अमित शाह को देखा है कि तड़ीपार गलत किया गया, आरोप इस देश लगा ने करके देखा किया है। गया और न्यायालय में अमित जब शाह को उनको न्याय तड़ीपार से किया गया, ये भी बरी देश ने देखा है। तड़ीपार गृह मंत्री बने, ये भी देश ने देखा है। क्या अमित शाह को तड़ीपार नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट से? मीनाक्षी जी लेट मी मीनाक्षी क्या जी, बीजेपी अपनी के बात राष्ट्रीय complete अध्यक्ष करिए, बंगाल हाँ, ठीक है। दुश्मन रक्षा दलाली ठीक है, मीनाक्षी एक जी, बार अपनी लेट- बात कंप्लीट करने देखा। दीजिए। धनंजय गिरी जी बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं असद देखिए अब्बास मीनाक्षी पे जी, जिसके पास शब्द होते हैं वो गाली देता है। अरे बीजेपी और के जैसे राष्ट्रीय बिल्कुल, मैं और ऐसे एकदम ये चिरकुट मानता लोगों हूँ, के ठीक पास, है। ऐसे घटिया और गिरे हुए लोगों जिन लोगों के पास ऐसे- नहीं, मैं इस बात को मैं बिल्कुल जिनके एंडोर्स पास करती हूँ, शब्द नहीं होते जो हैं, जिनके पास तथ्य नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ही भाषाई गरिमा को तोड़ते हैं। इसीलिए अब मैं बार जैसे बार ऐसे- कहती हूँ, अपने ऐसे शब्दों आदमी का को चयन आप- अच्छे तरीके से करिए सर। टीवी पर बैठे ऐसे टीवी आदमी पर को बैठने बुलाए की गंभीरता को इसके पास- समझिए। हाँ, ये आदिल हसन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्या- क्या कि देखा? दंगाइयों अमित के शाह साथ, को ठीक है, आप अपनी महिलाओं बात के साथ, कंप्लीट करिए। गुंडे और अपराधियों के साथ बीजेपी घूमना को इसका हिम्मत है पैसा जवाब देने का। इसका धंधा है, अमित शाह तड़ीपार इसका नहीं धंधा थे। है। ये अमित आतंकवादियों शाह अपराधियों तड़ीपार के नहीं साथ थे, घूमना हिम्मत है, इसका औकात है बोलने की। बीजेपी को हिम्मत है, इस बीजेपी देश में आदिल इस हसन जी, मुल्क आप तो में बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं एक किसी सेकंड। का औकात नहीं है। एक सेकंड, ये कैसी बातें हो रही हैं? आदिल हसन जी, आपको मैंने आज पहले सबसे पहले बोलने का अवसर दिया और आपको पूरा अवसर दिया सर। आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं है सर आपके पास। मीनाक्षी जी, ठीक है, धनंजय गिरी जी कंप्लीट करिए। ताहिर जी, मुझे मजबूरन सर ऑडियो आपका फिर ऑफ करना पड़ेगा सर, प्लीज। जब आपको बोलने का अवसर दूंगी तब बोलिएगा। मीनाक्षी जी जरा इसका ऑडियो डाउन करिए प्लीज। अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ। कंप्लीट करिए। आदिल हसन जैसे बेहद बेगैरत मुनाफिक हाँ। मक्कार गिरा ठीक हुआ है, लीजिए, नहीं यहाँ ऐसे पे तो नहीं। क्या असद अब्बास जी, ठीक है, मैं असद अब्बास के पास जाऊंगी। असद अब्बास जी, असद अब्बास मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए ये बताइए, दिल्ली दंगे 6 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिन्होंने उस दंगे के दर्द झेले, उनके बारे में आज कोई गंभीर है या नहीं है? मीनाक्षी जी, बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मरे हैं, मेरे मुसलमान मरे हैं और हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहन मरे हैं। 80 साल की अकबरी बेगम मरी है, रतन लाल मरे हैं, बहुत ही नौजवान लोग मरे हैं, जो बड़ी दुखद बात है। मेरा बस ये मानना है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। उस इंसान ने गलती की है तो उसकी सजा बिल्कुल देनी चाहिए। इस मुद्दे पे राजनीति करना बिल्कुल गलत है। केवल फोटो से, वीडियो से हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे जो जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके वर्डिक्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। और उसी फैसले पर जो राजनीति हो रही है उसे लेकर ही हम आज ये डिस्कशन भी कर रहे थे। ताहिर हुसैन खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैं बेगुनाह हूं। उनके पास ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो यकीनन संवेदनशील तो कम से कम दिल्ली दंगों की सूरत में नहीं कहे जा सकते। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की संभल से आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध ईदगाह पर बुलडोजर चला, कब्रिस्तान की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, ईदगाह की मीनार जेसीबी से ध्वस्त, भारी पुलिस बल के बीच ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जिस समय ये एक्शन लिया गया। अवैध ईदगाह पर बुलडोजर चला और जो मीनार थी ईदगाह की वो जेसीबी से ध्वस्त कर दी गई। अवैध ईदगाह पर बुलडोजर का ये प्रहार, जहां पर जिस हिस्से में ये ईदगाह बना हुआ था, अवैध प्रशासन की तरफ से उसे घोषित किया गया और उसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ये एक्शन लिया गया। कब्रिस्तान की जमीन से ये अवैध कब्जा हटाया गया, ईदगाह की मीनार जेसीबी से ध्वस्त की गई। इस बीच वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती रही ताकि किसी तरह का कोई रुकावट इस एक्शन में ना आए। कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर जो ईदगाह का अवैध कब्जा का निर्माण कर लिया था, वहां पर मेरी मौजूदगी है। जो प्रशासन आज बुलडोजर लेकर पहुंचा, ये देखिए
ये सामने जो ईदगाह है, यहाँ पर जो ईदगाह पर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से किस तरीका से इस ईदगाह को जमींदोस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये सामने जो मीनार है, अभी जो मीनार इस बुलडोजर के द्वारा जमींदोस्त की गई है। लगातार संभल में प्रशासन के द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा को लेकर के तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है। जो ईदगाह है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान की जमीन पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया था और उसी के द्वारा प्रशासन को जब इसकी शिकायत मिली, प्रशासन ने जांच की, तो जांच में पाया गया कि जो ईदगाह है वो अवैध निर्माण कर लिया गया है। ये देखिए किस तरीका से अभी करीब 30% जो ईदगाह है उसका हिस्सा बुलडोजर के द्वारा जमीन ध्वस्त किया गया है। लगातार संभल के डीएम और एसपी का कहना है कि लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए, देखिए मेरे सहयोगी दिखाए हैं, ये सामने सुरक्षा को लेकर के तमाम भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये सामने कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान की जमीन पर ही जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ईदगाह का निर्माण कर लिया गया था। अभी यहाँ पर जो बुलडोजर के द्वारा मीनार को जमींदोस्त किया गया है, ये मीनार है, ये सामने जमीन पर पड़ी है। ये मीनार अभी कुछ देर पहले ये मीनार ईदगाह की खड़ी हुई थी। अब जो बुलडोजर है सामने जो तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है किस तरीका से जो प्रशासन का है, जो बुलडोजर लगातार गरज रहा है और किस तरह से जो ईदगाह है इस पर लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण के द्वारा कब्जा मुक्त करने की प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संभल से कैमरामैन सहयोग के साथ सत्यपाल यादव, एनडीटीवी संभल। मौलाना रजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच की मांग। वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावे से भी बड़े हेरफेर की बात लिखी गई है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार की जांच कराएं। रजवी ने यह कहा है अपनी चिट्ठी में, वक्फ संपत्तियां गरीबों के लिए समर्पित थी, गरीब मुसलमानों तक लाभ नहीं पहुंचा। वक्फ मामला धार्मिक और शरीयत से जुड़ा हुआ, वक्फ की आय जरूरतमंदों पर खर्च होनी चाहिए। मौलाना रिजवी ने ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ली, जिसमें वक्फ बोर्ड में घोटाले का वो जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे से भी बड़ा यहाँ पर घोटाला हो सकता है और इस भ्रष्टाचार की जांच की जाए। कई और बिंदु उन्होंने इसमें शामिल किए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां गरीबों के लिए समर्पित थी, लेकिन ये लाभ गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंचा है। धार्मिक और शरीयत से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन जो वक्फ की आय है वो जरूरतमंदों पर ही खर्च होनी चाहिए। अगर सही तरीके से मुख्यमंत्री जी जांच करा दें तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ में करप्शन और यहाँ के घोटाले लोगों के सामने आएंगे तो ये करोड़ों नहीं बल्कि ये अरबों और खरबों में होगा। तो इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों के चेहरों पर नकाबें पड़ी हुई हैं, जो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे। बढ़ते आगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर सनातन संगठनों और साधु संतों ने 9 अगस्त से मथुरा में कार सेवा का आह्वान किया है और देश भर के सनातनियों से मथुरा पहुंचने की अपील की गई है। ऐलान के मुताबिक 9 अगस्त को मथुरा में भव्य धार्मिक अनुष्ठान और कार सेवा होगी और इसी दिन से जनसंपर्क और धार्मिक बैठकों का दौर भी शुरू होगा। संतों ने प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की मांग की है। उनका कहना है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही उचित समय है। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ, उसी तरह अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी प्रयास तेज किए जाएंगे। संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में कृष्ण जन्मभूमि का हल भी जल्दी संभव है और भविष्य में वहां भी राम मंदिर की तरह दर्शन होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने अब तक का सबसे बड़ा शंखनाद कर दिया है। तारीख तय हो चुकी, रणनीति तैयार है और देश भर के सनातनियों को बुलावा भी भेज दिया गया है। आगामी 9 अगस्त को मथुरा में देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु जुटेंगे। संत समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों ने इस दिन मथुरा में एक भव्य कार सेवा और धार्मिक अनुष्ठान का आह्वान किया है।
संतों का साफ कहना है कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे और सभी के मन में एक ही बात रहेगी, केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने। इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए संतों की टोलियां मैदान में उतर चुकी हैं। देश के अलग अलग राज्यों में जनसंपर्क अभियान और धार्मिक बैठकें तेज कर दी गई हैं, ताकि 9 अगस्त को मथुरा की धरती पर सनातनियों का एक ऐतिहासिक हुजूम खड़ा किया जा सके। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा देश की राजनीति और धार्मिक गलियारों में सबसे ऊपर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अब कार सेवा के लिए जो तैयारियां इस वक्त की जा रही है, जो आह्वान किया गया है, इसे कितने बड़े अवसर के रूप में निभा पाते हैं, कर पाते हैं साधु संतों का जो अखाड़ा इन्हें आमंत्रित कर रहा है, वो देखना होगा। लेकिन 9 अगस्त से देखिए तारीख तय कर दी गई है कि मथुरा में कार सेवा की जाएगी। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले ये आह्वान जो किया गया है, ये क्या स्वरूप लेता है, इस समय एक बड़ा प्रश्न बनकर ये जरूर खड़ा है। कार सेवा के साथ ही जनसंपर्क अभियान की बात भी की जा रही है और साधु संत समाज की तरफ से ये तक कहा गया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा और उनके नेतृत्व से ही संभव है कि इस मसले का भी समाधान हो। तो अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर समाधान की बात यहाँ पर साधु संत समाज की तरफ से की जा रही है, लेकिन यकीनन ये मुद्दा घनघोर राजनीति के केंद्र में आएगा और जिसकी शुरुआत पॉलिटिकल बयानबाजियों में हो भी गई है। लेकिन इन सब के बीच अब राम मंदिर के बाद नजरें टिक गई हैं मथुरा जन्मभूमि की तरफ।